पिछले जन्म में मैं तथाकथित जस्टिस के बहकावे में आ गया था और मैंने अपने ही अंडरवर्ल्ड पिता को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। जाने से पहले उनके दिल में मेरे लिए जरा भी शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए संतोष और उम्मीद थी। जब पिता एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर गिर पड़े तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। वह तथाकथित जस्टिस दरअसल बड़े लोगों की मनमानी और कमजोरों पर ऑपरेशन करने का एक टूल भर था। अंतहीन रिग्रेट और गिल्ट की लहरों ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं पुनर्जन्म लेकर ठीक उस पल में लौट आया हूँ जब पिता गैंग वॉर के लिए निकलने वाले थे। यानसी, उठ गया है तो जल्दी स्कूल वापस जा, यहाँ हालात खराब हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होगी, कहीं खून से लथपथ मत हो जाना। पिता ने यह रफ वार्निंग दी, लेकिन उनके लहजे में छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। फिर वह मुड़े और कमरे में मौजूद भालू जैसे विशाल शरीर वाले आदमियों पर गरज उठे। क्या कर रहे हो सब, जल्दी करो, चाकू कहाँ है? वही जो अभी तेज कराया था। लुये, जिसका निकनेम जंगली मुर्गा था, पिता का सबसे वफादार आदमी था। पिछले जन्म में इसी गैंग वॉर में उसका हाथ बेरहमी से काट दिया गया था और वह पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड हो गया था। बाकी उम्र दर्द और पछतावे में बिताई थी। भाइयों, चेंचे उस हरामी ने मेरे सिर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दिया है। हमारा सप्लाई सोर्स छीन लिया, हमारी गाड़ियां तोड़ दी और आज हमारे इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। क्या हम यह सब सह लेंगे? कभी नहीं। भाइयों की गर्जना से पूरी छत कांप उठी। हर आवाज गुस्से और किलिंग इंटेंट से भरी थी। पिता ने सामने का दृश्य देखा और उनकी आंखों में मौजूद आखिरी झिझक भी गायब हो गई। उसकी जगह वही क्रूरता और दृढ़ निश्चय लौट आया जो उनकी हड्डियों में बसा था। चूंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, पिछले जन्म की ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने दूंगा। जैसे ही पिता ने स्टील नाइफ कसकर पकड़ी और आगे बढ़ने वाले थे, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि खुद मुझे भी हैरानी हुई। क्या हुआ बेटा? खर्चे के पैसे कम पड़ गए, किताबों के लिए चाहिए, अभी जल्दी में हूँ। इतना कहकर पिता ने मेरा हाथ झटकना चाहा, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मेरी पकड़ लोहे की क्लैंप जैसी है। पापा, चाकू नीचे रख दीजिए। कमरे में मौजूद लू यी, लियू फूशेंग और दर्जनों आदमी एकदम स्तब्ध रह गए। सभी जानते थे कि झांग परिवार का बड़ा बेटा हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला सीधा सादा लड़का था जो मुर्गा काटे हुए भी नहीं देख सकता था। आज वही अपने पिता को रोक रहा था। क्या बकवास कर रहा है? उस हरामी ने पिछली बार मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया था। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो लिनहाई सिटी में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? हाथ छोड़ और यूनिवर्सिटी जा, ये गंदे काम तेरे बस के नहीं है। चाकू नीचे रखिए। समझ नहीं आता क्या? बहुत सिर चढ़ गया है? मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे सिखाएगा? जंगली मुर्गा, युवा मालिक को पकड़कर स्कूल छोड़ाओ। बड़े भतीजे, बात कड़वी है लेकिन सही है, ये नजारा बच्चों के लिए नहीं है। जल्दी निकलो। लू ये आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरे शरीर से निकला दबाव उसे वहीं जड़ कर गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। दफा हो जाओ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी ठंडक सर्दियों की बर्फ जैसी थी। कमरे में मौजूद सारे पुराने गैंगस्टर्स तक कांप उठे। झांग यानसी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ ताकि कल को तेरी शादी हो सके, घर खरीद सके। रास्ते से हट जा। पिता गुस्से से फट पड़े और पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छटक दिया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले मेरा दायां हाथ आगे निकला और पिता की कलाई को पकड़ लिया। उंगलियां उनकी नस पर इतनी जोर से दब गईं कि उनके हाथ से भारी स्टील नाइफ छूटकर धड़ाम से सीमेंट पर गिर गई। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, किसी मॉन्स्टर की तरह मुझे घूर रहे थे। झांग परिवार का वह कमजोर दिखने वाला पढ़ाकू लड़का जिसने नंगे हाथों से लिनहाई के मशहूर झांग शियाओशान की नाइफ छीन ली थी। पापा, अगर आप जेल में सड़ना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना चाहते हैं, तो इस दरवाजे से एक कदम बाहर रखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अबे बदमाश, तुझे अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या पता? लोग मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। अगर आज नहीं गया तो कल कोई मुझे शियाओशान भाई भी नहीं कहेगा। हट जाओ सब, आज जो भी सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पिता नीचे गिरी नाइफ उठाने झुके, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में कहा। हर शब्द साफ और दृढ़ था। 2 गलियां आगे वाले चौराहे पर एक 40 सीटों वाली वैन खड़ी है। उसके नंबर प्लेट का आखिरी अंक 8 है। उसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन वांग बैठा है। उसके हाथ में अभी अभी अप्रूव हुआ अरेस्ट वारंट है। जैसे ही तुम्हारी नाइफ पर खून लगा, समझो कम से कम 20 साल की सजा पकी, और किस्मत खराब हुई तो गोली भी खानी पड़ सकती है। तुझे ये कैसे पता? इसे पता है कि वांग यमराज कहाँ है। वांग लिन, लिनहाई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे सब वांग यमराज कहते थे, जिसके पीछे पड़ जाए उसका बचना मुश्किल था। अगर भरोसा नहीं है तो किसी अनजान भाई को भेज कर देख लो। देखो वो वैन वहाँ खड़ी है या नहीं। देखो अंदर बैठे लोग चाय पीते हुए मेरे इंतजार में हैं या नहीं। लू ये ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत दरवाजे पर खड़े एक छोटे भाई को इशारा किया। वह लड़का दौड़ पड़ा। 5 मिनट बाद वही लड़का घबराया हुआ, हांफता हुआ और लड़खड़ाता हुआ वापस अंदर घुसा। वहाँ सच में पुलिस थी, चौराहे पर ही खड़ी थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह पुलिस विभाग की सर्वेलेंस वैन है। ली फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर 2 और गाड़ियां खड़ी थी। लगता है पूरा सीन कंट्रोल करने की तैयारी थी। छोटे भाई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पिता का चेहरा एक पल में लाल से सफेद और फिर सफेद से नीला पड़ गया। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर अभी बेटे ने उनकी नाइफ न छीनी होती तो इस वक्त वह एक मरे हुए आदमी होते। कमाल है, चेंचे कितना चालाक निकला। इसे चालाकी नहीं कहते, इसे डायमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा। पापा, अब साल 2000 चल रहा है, मिलेनियम आए 6 महीने हो चुके हैं। आपका पुराना तरीका अब काम नहीं करता। आज का अंडरवर्ल्ड सिर्फ मार्केट नहीं
नहीं है। ये कनेक्शंस, कैपिटल ऑपरेशन और लीगल क्लॉजेस का खेल है। चेन चे आपका इलाका क्यों छीन सकता है? क्योंकि वह सूट पहनता है और आप बनियान। क्योंकि वह दिमाग चलाता है और आप नाइफ। क्योंकि वह पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को खत्म करता है और आप खुद को जेल भिजवाने में लगे रहते हैं। पिता ने दांत भींचे। तो फिर क्या करें? वह खुलेआम मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है। क्या मैं कछुए की तरह सिर छिपा लूं? ये इंसल्ट मैं नहीं सह सकता। पापा, मैं आपका बेटा हूँ। कोई मेरे बाप को परेशान करे तो मैं उससे भी ज्यादा उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन तरीका बदलना होगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। ये सारे भाई मुझे सौंप दीजिए, कंपनी की सील मुझे दे दीजिए और सब लोग अपनी नाइफ्स फेंक दें। मैं नाइफ नहीं छूऊंगा, गन नहीं उठाऊंगा। सिर्फ 3 दिनों में मैं चेन चे को हमारे घर के दरवाजे पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। वह कब्जा किया हुआ इलाका खुद लौट आएगा और पैसे भी हाथ जोड़कर वापस देगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो जिंदगी भर आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। फिर चाहे आप जेल जाएं, मैं खुद खाना पहुंचाऊंगा। बड़े भतीजे, कहीं पढ़ाई करते करते दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चेनचे कोई मामूली आदमी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। चुप रहो। पिता ने दहाड़ लगाई। मैं इस बार तुझ पर भरोसा करता हूँ। वैसे भी अगर आज तू न होता तो मैं अभी जेल की कोठरी में बैठा होता। ये जान तूने बचाई है, ये कंपनी भी आखिर तुझे ही देनी है। जो करना है कर, लेकिन बेटा, हमारे पास इन रफ भाइयों के अलावा है ही क्या? तू उसे हराएगा कैसे? यह सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराया। उस पल मेरी सभ्य दिखने वाली आंखों में बर्फ जैसी ठंडी क्रूरता उमड़ रही थी। मैं किसी ऐसे जहरीले सांप जैसा लग रहा था जिसने अभी अभी अपने दांत दिखाए हों। एक कल्चर्ड विलन, लेकिन बेहद खतरनाक। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये कपड़े बदलो, जाकर सबसे महंगा सूट खरीदो। अगले दिन लिनहाई सिटी के इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग में पिता अपनी गर्दन पर बंधी टाई से जूझ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो रखा था, पूरा शरीर असहज था और चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। धत्त तेरे की, इसमें तो सांस भी नहीं ली जा रही। लियो अंकल, अकाउंट बुक लाइए। युवा मालिक, आप अकाउंट बुक का क्या करेंगे? ये बहुत बोरिंग चीज है, आपको समझ नहीं आएगी। लियो फूशेंग कंपनी का पुराना कर्मचारी था और पिता का सबसे भरोसेमंद स्टीवर्ड भी, लेकिन मैं उससे बेहतर जानता था कि उसके हाथ साफ नहीं थे। वह बेहद डरपोक और मौके पर रंग बदलने वाला आदमी था। पिछले जन्म में वही आखिरी समय पर चेनचे के पक्ष में चला गया था और कई खतरनाक जानकारी उसे दी थी। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़कर सुनाओ। पिछले महीने का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और अभी खरीदे गए स्टील का बिल। लियो फूशेंग के दिल में घबराहट दौड़ गई, माथे पर पसीना छलक आया। स्टील 10 टन खरीदा गया, प्रति टन 3260, कुल 32,600। लियो अंकल, ये स्टील किस दुकान से खरीदा? मार्केट रेट से 20% ज्यादा है। वो इमरजेंसी ऑर्डर था, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा। अच्छा, आगे पढ़ो। 8 मई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 50,000। किसकी एंटरटेनमेंट? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो के कुछ लीडर्स की। कौन से लीडर्स? नाम क्या थे? कहाँ खाना खाया? कौन सी शराब पी? लियो फूशेंग पूरी तरह घबरा गया, हकलाने लगा। आधे घंटे में भी एक शब्द न बोल पाया। ये सब दूसरे भाई लियो ने अरेंज किया था, मुझे ठीक से नहीं पता। अगले ही पल मैंने जोर से अकाउंट बुक पर हाथ मारा। आवाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन दबाव ऐसा था कि पूरी मेज कांप उठी। लियो फूशेंग डरकर जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर सिगरेट पी रहे पिता भी चौंक गए, उनके हाथ से सिगरेट लगभग गिर गई। लियो अंकल, यह अकाउंट बुक कूड़े का ढेर है। तुमने कितना पैसा खाया मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन ये 50,000 आखिर किसकी जेब में गया? और फेक अकाउंट्स बनाने का आदेश किसने दिया? जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। लियो फूशेंग का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया, होंठ कांपने लगे, ठंडा पसीना चेहरे से बहने लगा। ठीक है, अकाउंट बुक यहीं रहने दो। लियो अंकल, जाकर मुंह धो लो, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। क्या हुआ बेटा? हिसाब में गड़बड़ है। पापा, ये कंपनी आज तक सिर्फ आपकी किस्मत के सहारे जिंदा है। चलिए, समय हो गया, चेनचे से मिलने चलते हैं। सच में जाएंगे? हम तो कुछ लेकर भी नहीं जा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किसने कहा कुछ नहीं ले जा रहे? मैंने अपने ब्रीफ केस से मोटी फाइल निकाली और पिता को थमा दी। पिता ने उसे खोला और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अंदर चैन फैमिली एंटरटेनमेंट सिटी और डिंगशेंग केटीवी में मौजूद बड़े फायर सेफ्टी वायोलेशंस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। साथ ही चैन लॉजिस्टिक्स की 1999 की टैक्स इवेजन डिटेल्स की कॉपीज भी थी। यहाँ तक कि कुछ धुंधली लेकिन साफ पहचानी जा सकने वाली फोटोज भी थी। उनमें चेनचे कई नाबालिग लड़कियों को गले लगाकर प्राइवेट रूम में बैठा था। बेटा, ये सब कहाँ से मिला? चेन फैमिली एंटरटेनमेंट सिटी की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम चेनचे की सबसे बड़ी कमजोरी थी। टैक्स इवेजन रिकॉर्ड्स तो उसका टॉप सीक्रेट था, आम आदमी उन्हें छू भी नहीं सकता था। पापा मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने खाना खाने का रास्ता दिया है। चलिए चेयरमैन जांग, आज उस घमंडी यंग मास्टर चैन को सिखाते हैं कि असली ब्लैक ईट्स ब्लैक इसे कहते हैं। दूसरी तरफ लू, ये अपनी कमर में लोहे की रॉड ठूंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। युवा मालिक, तैयारी रखना गलत नहीं है। अगर चेनचे के लोग गंदी चाल चलें तो मैं बड़े भाई को बचा सकूं। निकालो उसे, सब फेंक दो। बड़े भाई, ये तो सिर्फ आयरन रॉड है, इलीगल नहीं है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? लोगों को काटने, इलाका छीनने, प्रोटेक्शन फी वसूलने? नहीं, हम बिजनेस निगोशिएशन करने जा रहे हैं, लाखों की डील की बात करने जा रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी करोड़पति बॉस को कमर में लोहे की रॉड छिपाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते देखा है? इससे स्टेटस गिरता है। युवा मालिक की बात मानो, आज हम सिविलाइज लोग हैं। पापा, वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपके लिए एक रूल तय करने वाला हूँ, मुस्कुराते रहना। क्या? सामने वाला खुलेआम हमारी इंसल्ट कर रहा है और तुम मुझे मुस्कुराने को कह रहे हो? मैं नेगोशिएशन करने जा रहा हूँ, कोई कॉमेडी शो नहीं। युवा मालिक, बड़े भाई के इस गुस्सैल स्वभाव को देखकर लगता है कि इन्हें अंदरूनी इंजरी हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक हिसाब लगाते हैं। मान लो हम 30 भाई लेकर अंदर घुसते हैं, चेनचे को आईसीयू पहुंचा देते हैं। मजा आएगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। फिर हॉस्पिटल बिल कौन देगा? पुलिस किसे पकड़ेगी? हमें कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? और तुम कितने साल जेल में बैठोगे? पिता तुरंत चुप हो गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़ाई के बाद कम से कम कई लाख रुपए का नुकसान होगा और ऊपर से पुलिस से बचने के लिए भागते फिरना पड़ेगा। बिल्कुल घाटे का सौदा। चलो दूसरा हिसाब लगाते हैं। अगर मैं उसकी कंपनी दिवालिया कर दूं, उसके
सिर पर कर्ज का पहाड़ लाद दूं, उसे चेन परिवार के युवा मालिक से सड़क पर भटकने वाला आवारा बना दूं और आखिर में इकोनॉमिक क्राइम की वजह से जेल भिजवा दूं। उसका पैसा हमारा पैसा बन जाए, उसका इलाका हमारा इलाका बन जाए और वह खुद घुटनों के बल हमसे भीख मांगे। तब बताओ उसे हराना ज्यादा फायदेमंद है या उसे पूरी तरह बर्बाद करना? पिता मुझे घूरते रह गए। क्या यह वही लड़का है जो दिन भर सिर्फ किताबें पढ़ता था? इसकी सोच तो मुझ जैसे आधी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में बिताने वाले आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है। बेटा, अगर तू अंडरवर्ल्ड में उतर गया तो हम बूढ़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा चालाक है तू। पुराने डेंग इसे चालाकी नहीं कहते, इसे कैपिटल ऑपरेशन कहते हैं, इसे डिमेंशनल क्रशिंग कहते हैं। सीख लो, आगे ऐसे मौके बहुत आएंगे। मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम आज के फैसले के लिए मुझे धन्यवाद दोगे। ठीक है, आज मैं तेरी बात मानता हूँ। आज अगर वह मेरे गले पर नाइफ भी रख दे तब भी मैं मुस्कुराऊंगा। अगर उसके पैसे हथियाने हों तो मुस्कुराना क्या, उसे दादाजी भी कह दूंगा। कुछ ही देर बाद हम लोग सफलतापूर्वक सिटी रेस्टोरेंट पहुंच गए। प्राइवेट रूम में चेन चे पैर पर पैर चढ़ाकर मुख्य सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। पिता को अंदर आते देख उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। भाई शियाओशान, बात घुमाने की जरूरत नहीं। आज मैंने तुम्हें दो बातों के लिए बुलाया है। पहली, शहर के दक्षिणी घाट की शिपिंग लाइन अब मेरी होगी। दूसरी, मेरे भाई को पिछली बार लगी चोटों के मेडिकल एक्सपेंस के लिए 50 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 निकालो। अगर ये दोनों शर्तें मान लो तो हम अच्छे पड़ोसी बने रहेंगे। नहीं माने, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी, तो आज का खाना शायद तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। या तो इलाका छोड़ दो या एक हाथ। चेन चे, सपना देख रहा है क्या? वह घाट मेरे भाइयों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया है और तू मेरा हाथ भी चाहता है? कहीं तेरे दांत ही न टूट जाएं, तो फिर बात खत्म। चेन चे ने ठंडी हंसी हंसते हुए हाथ हिलाया। उसके पीछे खड़े गुंडे तुरंत आगे बढ़े। उनके हाथों में पकड़ी बड़ी नाइव्स एक साथ ऊपर उठ गईं। कमरे का माहौल पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में पहले से ही खून की गंध फैल चुकी हो। एक मिनट, इतना टेंशन क्यों? मेरी आवाज सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने आराम से अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से एक लंबी काली चीज निकाली। वह एक वॉइस रिकॉर्डर था। मैं मुस्कुराया और उसका स्विच दबा दिया। लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। युवा मास्टर चेन, रुकिए मत, अभी जो कह रहे थे वही जारी रखिए। किसका हाथ काटने वाले थे? थोड़ा जोर से बोलिए, साफ रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डर की लाल बत्ती की तरफ इशारा किया। मेरे चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी लेकिन आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक। मैं किसी सभ्य शैतान जैसा दिख रहा था जिसकी मौजूदगी ही लोगों पर दबाव बना रही थी। क्रिमिनल लॉ की धारा 200 और एक्सटॉर्शन, बड़ी रकम या गंभीर परिस्थितियों में 3 से 10 साल की सजा। इंटेंशनल इंजरी, गंभीर चोट पहुंचाने पर 3 से 10 साल की सजा। यह रिकॉर्डिंग मेरे लॉयर 3 कॉपीज में रखेंगे। एक सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को जाएगी, एक प्रोसिक्यूटर ऑफिस को और एक उस कैप्टन वांग को जो इस वक्त आराम से चाय पी रहा है। चेन चे की नजरें उस छोटे से रिकॉर्डर पर टिक गईं। उसकी आंखों के कोने फड़कने लगे। चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे उससे पानी टपकने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा और ह्यूमिलिएशन साफ दिख रही थी। चेन चे पूरी तरह भड़क उठा। धत तेरे की, चालाकी कर रहे हो, ऐसा मत कहिए, ये बिजनेस हैबिट है। तभी अचानक पिता ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। कौन है जो हिम्मत करेगा? ये मेरी जगह है, इन्हें पकड़ो। लेकिन उनके बोलने से पहले ही मैंने एक हाथ से उनके कंधे को मजबूती से दबाकर उन्हें बैठा दिया। पिता ने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोले, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो हालात, ऐसे बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, पापा आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन हाथ नहीं चलाता, दिमाग चलाता है। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से एक छोटी लाल किताब निकाली। भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल लॉ। उसका लाल कवर मंद रोशनी में भी चाकू से ज्यादा चमक रहा था। दोस्तों, आईपीसी की धारा 254 के अनुसार किसी भी क्रिमिनल गैंग को ऑर्गेनाइज या लीड करने पर 7 साल से ऊपर की सजा होती है और जो लोग एक्टिवली शामिल हैं उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर अभी तुमने हमला किया तो मेन कल्प्रिट तुम बनोगे, सीधे 7 साल जेल। सोचो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे सिर्फ चेन चे के कुछ हजार रुपए के लिए। तुम लोग डरपोक हो गए हो एक स्टूडेंट से। मैंने फिर धीरे से अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से मोटे डॉक्यूमेंट्स का एक हिस्सा बाहर निकाला। सिर्फ टाइटल दिखाया। वो टाइटल ही काफी था चेन चे को हिला देने के लिए। चेन चे, मारपीट में क्या रखा है? चलो बिजनेस की बात करते हैं। फायर सेफ्टी कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे चेन रेस्टोरेंट का कैश फ्लो इस महीने बहुत खराब चल रहा है। मैं थोड़ा रुका और उसकी तरफ देखा जैसे कोई फंसा हुआ शिकार देख रहा हो। अगर ये फाइल्स म्यूनिसिपल ऑफिस और टैक्स ब्यूरो तक पहुंच गईं तो क्या होगा? 3 महीने का शटडाउन, भारी पेनल्टी और भारी टैक्स रिकवरी। उस समय तुम्हारे लोन शार्क्स तुम्हारी चमड़ी तक उतार लेंगे। चेन चे के माथे पर पसीना भर गया। उसके अंदर का डर साफ दिख रहा था। वो समझ गया था कि अगर ये चीजें बाहर गईं तो उसका पूरा साम्राज्य टूट जाएगा। उसके लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और आखिरकार बिना कुछ कहे पूरे डर के साथ बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। पिता मुझे देख रहे थे, आंखों में डिसबिलीफ था। एक किताब, कुछ कागज और ये मेरे चाकू से ज्यादा खतरनाक साबित हो गए। मैंने शांत होकर कहा, चिंचे अब गुस्सा शांत करो, अब हम कॉम्पेंसेशन की बात कर सकते हैं। चिंचे ने दांत भींच लिए और मुझे घूरते हुए बोला, बोल इस मैटर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा? मैंने 3 उंगलियां उठाई। 3 लाख। कमरे की हवा जम गई। पिता की आंखें फट गईं। क्या बेटा तू पागल हो गया है? मैं तो कभी इतने में किडनैपिंग भी नहीं करता था। चेंचे पहले स्टन्ड हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा और मेज पर हाथ मार दिया। 3 लाख? तू सच में गरीब हो गया है क्या? मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैं पुलिस नहीं बुला सका? मैं शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये लेजिटिमेट कॉम्पेंसेशन है, लेबर फी और मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। ठीक है, बताओ किस काम के 3 लाख? अगर तुम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आज तुम और तुम्हारे पिता दोनों यहाँ से सीधा बाहर नहीं जा पाओगे। मैंने पहली उंगली उठाई।
पहला, मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। मेरे फादर यंग शौशान बाहर से टफ दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी सेंसिटिव हैं। तुम्हारे लोगों ने हथियार लेकर उन पर हमला किया जिससे उन्हें सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है। अब उनके हाथ कांप रहे हैं। पिता ने तुरंत समझकर हल्का सा कांपने का नाटक भी कर दिया। इसलिए ये नुकसान 1 लाख। एक बुजुर्ग की मेंटल हेल्थ पर 1 लाख खर्च करना ज्यादा है क्या? हाँ नहीं, चेन से दहाड़ा। ये क्या है? कोई किसी पहाड़ का डाकू है क्या? दूसरा खर्च, लेबर फी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारे इस छोटे से मामले की वजह से मेरा पूरा एक दिन वेस्ट हुआ। मेरे कंसल्टिंग फी और नाइट ओवर टाइम जोड़कर 50 लाख बनते हैं। तू लूट रहा है क्या? रुको, अब भी असली बड़ा हिस्सा बाकी है। थर्ड, बिजनेस सीक्रेसी फी। मैंने आगे कहा, इस अकाउंट बुक में पिछले 5 साल के चेन फैमिली के सारे टैक्स इवेजन, ब्राइबरी रिकॉर्ड्स और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अगर ये सिटी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के टेबल पर पहुंच गए तो तुम्हारे पिता चेन जनहाई को कितने साल जेल में रहना पड़ेगा? या फिर तुम सोचते हो कि चेन फैमिली का स्टॉक मार्केट इतने गिरावट झेल पाएगा? चेन चे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सारी एरोगेंस जैसे ठंडे पानी से धुल गई हो। वह कांपती आवाज में बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। मैंने घड़ी देखी, अब रात के 9:55 बज रहे हैं। मेरा प्राइवेट लॉयर सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से 500 मीटर दूर कैफे में बैठा है। अगर 5 मिनट में मैंने उसे कॉल नहीं किया तो वह ओरिजिनल यूएसबी और कंप्लेंट सीधे गवर्नमेंट मेल बॉक्स में डाल देगा। मैंने ठंडी नजर से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है। 3 लाख देकर अपनी जिंदगी बचाओ या चेन फैमिली को साथ लेकर खत्म हो जाओ, फैसला तुम्हारा है। पिता बगल में फुसफुसाए, बेटा हमारे पास लॉयर कब से है? गांव का वो 2 कुत्ता तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। पापा चुप रहो, ये माइंड गेम है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चेन चे की शर्ट पसीने से पूरी भीग चुकी थी। उसकी मेंटल डिफेंस टूट रही थी। अब बस 1 मिनट बचा है। लगता है चेन शाओ बहुत स्ट्रांग है। पापा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। ठीक है, मुझे भी लगा था ये लोग पैसे नहीं देंगे। हम दोनों उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। रुको, चेन चे घबरा गया। इतनी जल्दी क्या है? ठीक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने बिना किसी घबराहट के एक मोटी फाइल निकालकर उसके सामने फेंक दी। ऊपर लिखा था एसेट ट्रांसफर अग्रीमेंट। चेन चे का हाथ रुक गया। ये क्या है? आप स्मार्ट आदमी हैं चेन शाओ। 3 लाख की सेटलमेंट को लीगल बनाना होगा। मैं इलीगल एक्सटॉर्शन नहीं करता, इसीलिए इसे बिजनेस डील में बदलना होगा। मैंने फाइल खोली और पॉइंटेड किया। इस डील का सब्जेक्ट है वेस्ट सिटी का अबैंडन्ड स्टोन मार्केट, जो मेरे फादर की कंपनी के नाम पर है। वो जगह किसी कुत्ते को भी पसंद नहीं, लेकिन अब मैं उसे 3 लाख में चेन गुरु को बेच रहा हूँ। तुम मुझे मजबूर करके खरीदवा रहे हो। वो जमीन 3 लाख की नहीं है। जमीन की वैल्यू नहीं, चेन शाओ की फ्रीडम की वैल्यू ज्यादा है। और ये फाइल तुम्हारे पूरे काले कारोबार की गारंटी है। चेन चे समझ गया कि वह ट्रैप में फंस चुका है। अगर साइन किया तो भी फंस गया, नहीं किया तो भी खत्म। उसने दांत भींचे। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था। तुम अपने उस गैंगस्टर बाप से भी ज्यादा खतरनाक हो। थैंक्स। मैंने शांत होकर कहा, साइन करो, मेरा लॉयर अभी टाइम देख रहा है। 9:08 बज चुके हैं। चेन चे कांप गया। उसने पेन उठाया और फाइल पर साइन कर दिया, स्टैंप लगा दिया। फिर गुस्से में 3 लाख का चेक मेज पर फेंक दिया। पैसे लो और निकल जाओ। प्लेजर डूइंग बिजनेस चेन शाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये लैंड फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल होगी। आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। हम दोनों बाहर निकल आए। कॉरिडोर में पिता अचानक मेरे हाथ पकड़कर बोले, बेटा ये सच में खत्म हो गया। 3 लाख मिल गए, वो जमीन भी बेच दी। हाँ, लीगल डील है। पिता हका बका रह गए। मैंने जिंदगी में लोगों के गले पर नाइफ रखकर भी इतने पैसे नहीं लिए। तूने तो एक कागज से कमाल कर दिया। मैंने शांत होकर कहा, ये शुरुआत है पापा। पिता बोले, लेकिन वो अकाउंट बुक की कॉपी। मैंने हल्की मुस्कान दी। किसने कहा वो फेक थी? पिता चौंक गए। मतलब वो सच में थी? मैंने बस इतना कहा, सच और झूठ दोनों वक्त पर काम आते हैं। आधा सच आधा झूठ ही सबसे खतरनाक होता है। उस वेरिफिकेशन फाइल की पहली 10 पेजेस सच थी, बाकी सब पिछले कुछ सालों की हमारी नॉर्मल ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस थी। जब तक वो समझेगा तब तक हमारा सफाई वाला प्लान पूरा हो चुका होगा। हम ज़ोंबी रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि लू ये तुरंत आगे आया। युवा मालिक, क्या हुआ? नाइफ चली क्या? मैंने देखा था चेन फैमिली का लड़का 10-20 बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। अगर लड़ाई होती तो मेरी गाड़ी के पीछे रखी स्टील रॉड्स शायद कम पड़ जाती। पिता कुछ नहीं बोले, जैसे बिजली गिरने के बाद लकड़ी का ठूंठ बन गए हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ वो हल्की सी चेक निकालकर लूये को दे दी। 3 लाख। क्या? लूये की आवाज फट गई। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। बड़े भतीजे, तुमने चेंचे की तिजोरी ही उड़ा दी। फिर मैंने पिता की तरफ देखा। पापा, पहले आप लोग जब 30-40 भाइयों के साथ इलाका लेने जाते थे और 3-4 बार कटने के बाद भी लड़ाई करते थे तो आखिर में कितना मिलता था? पिता कुछ देर सोच में पड़ गए। उस लड़ाई में शायद 800 रुपए मिले थे। फिर उन्होंने याद करते हुए कहा, या शायद 1000, क्योंकि मैं लीडर था इसलिए मुझे 200 ज्यादा मिले थे। पूरी जान दांव पर लगा दी, खून बहाया और बदले में सिर्फ 800 रुपए मिले। अगर